हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव। ये है हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भाई हम पढ़ने वाले हैं स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के बारे में। आपको पता है बीएससी पार्ट 3 जो है हमारा जूलॉजी का जंतु विज्ञान 5th सेमेस्टर, इसमें हम निमेटोहेल्मिन्थीज फाइलम पढ़ चुके हैं लगभग। लास्ट स्पीसीज है आपकी स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कि स्केरिस को भी पढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस मिला था उसमें सिर्फ एंसाइलोस्टोमा पढ़ना था हमको, इसलिए मैंने एंसाइलोस्टोमा डिग्निस पढ़ाया था। लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, ये बात मुझे पता ही नहीं थी, जहाँ पे स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स पढ़ना है। और वैसे तो आपको ये सभी पैरासाइट्स पढ़ लेने चाहिए, स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स और एंसाइलोस्टोमा, ये दोनों आपको पढ़ने चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, मार्फोलॉजी, जिसमें लार्वा एडल्ट सबकी मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे। फिर पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, किस तरीके से रोग जनकता दिखाता है, कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, फिर इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, और ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, हर एक चीज़ की बात करने वाले हैं। तो धैर्य बना के आप लोग पढ़ते रहिए लास्ट तक, और लेक्चर कंप्लीट देखा करिए, तभी कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। क्योंकि आपको पता है आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ना इधर का छोड़ता है ना उधर का, इसलिए कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पहले आपको परिचय देते हैं, हम स्केरिस से परिचय करवाते हैं आपकी, सही रहेगा ना। फिर उसके बाद में इससे बातचीत करेंगे। स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज एन इंटेस्टाइनल राउंड वर्म। तो पहली बात तो आपको पता ही थी कि राउंड वर्म होते हैं भाई। स्केरिस को, जो स्केरिस का कॉमन फीचर है, उसमें मैंने बताया था इसका दूसरा नाम भी होता है राउंड वर्म। जैसे हम प्लेटीहेल्मिन्थ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म, ऐसे ही एस्केहेल्मिन्थ को राउंड वर्म बोला जाता है। तो राउंड वर्म जितने भी इसके एस्केहेल्मिन्थीज में आते हैं, मुख्यतः वो सब राउंड वर्म होते हैं। ये जो है इसका नाम है इंटेस्टाइनल राउंड वर्म। मतलब इसका जब आप क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो राउंड होगा, सर्कल में आएगा आपको, ठीक है, दिखेगा। दूसरी बात, ये इंटेस्टाइन में पैरासाइट एज अ पैरासाइट रहता है। और आपको अभी आगे पता चलेगा कि स्केरिस जो होता है, स्केरिस जो है बहुत खतरनाक तरीके से डिजीज कॉज करता है। ये इंटेस्टाइन के अंदर ही पूरे इंटेस्टाइन को जाम कर देता है, सैकड़ों स्केरिस बन जाते हैं। आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हो गए, छोटे वाले कीड़े भी होते हैं, और ये बड़ा वाला कीड़ा है, केंचुए जितना होता है। ठीक है, तो पेट में जब केंचुए हो जाते हैं तो वो यही होता है स्केरिस। अभी आगे दिखाएंगे। इट इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमेटोड। इट इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमेटोड टू इन्फेक्ट ह्यूमंस। और ये पूरे इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देता है। क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। द एडल्ट वर्म लाइव इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबके सब छोटी आंत में ही परजीविता दिखाते हैं। क्यों, पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन कि जितने भी पैरासाइट आपने पढ़े वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों रहते हैं भाई। क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन वही होता है, और डाइजेस्टेड फूड बना बनाया मिल जाता है, उनको सीधा इंजेस्ट कर लेते हैं। एंड ग्रो टू अ लेंथ ऑफ मोर देन 30 सेंटीमीटर, नॉट मिलीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही, काफी बड़े होते हैं। ठीक है, केंचुए के जितने होते हैं। ह्यूमन इज ओनली द नेचुरल होस्ट। ह्यूमन इज ओनली द नेचुरल होस्ट एंड रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन। द राउंड वर्म इन्फेक्शन अकर्स वर्ल्ड वाइड, हर जगह पाया जाएगा विश्व में। द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 2 बिलियन। 200 करोड़ से भी लोग ज़्यादा जो है इन्फेक्टेड मिले हैं अभी तक, केस इतने दर्ज किए गए। द मेन एपिडेमिक रीजन विद प्रिवेलेंस रेट ऑफ अप्रोक्स 10 to 90 includes countries in Southeast Asia, Africa and Latin America। तो ये मेन रीजन है जहाँ पे आपको मिलेगा।
एपिडेमिक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है। पेंडेमिक जो होता है वो पूरे विश्व में फैल जाता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक रीजन। ये बात अलग है कि ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ये हर जगह हो सकता है, लेकिन एक ही समय पे ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी को स्केरियोसिस हुआ है तो वो हर जगह फैल जाए। जैसे कोरोना कोविड-19 उसको हमने पेंडेमिक बोला था क्योंकि वो पेंडेमिक महामारी थी। ये एपिडेमिक होते हैं, एक ही भूभौगोलिक क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एक टाइम में, पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर एरिया में ही इन्फेक्शन होगा। मार्फोलॉजी की बात करते हैं अब इसकी, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना आप, स्केरिस जो होता है ये जो डिजीज कोज करता है उसको हम बोलते हैं एस्केरियोसिस। क्या बोला जाता है, एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस बोलते हैं, एस्केरियोसिस डिजीज कॉज करता है। मार्फोलॉजी की बात करते हैं, जो बाह्य संरचना है इसकी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एडल्ट की बात करेंगे। द राउंड वर्म रिसेम्बल्स द अर्थ वर्म, ठीक है, केंचुए के जैसे होगा ये राउंड वर्म जो है, केंचुए जैसा होता है, अर्थ वर्म जैसे। इट इज इलोंगेट शेप का होगा, टेपरिंग एट बोथ एंड्स, मतलब जो इनकी एंड होती हैं, इंटीरियर एंड और पोस्टेरियर दोनों पॉइंटेड होती हैं, ठीक है, नोक बनी होती है, तो टेपरिंग एंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इट इज इलोंगेटेड टेपरिंग एट बोथ एंड्स, एंटीरियर बीइंग थिनर देन पोस्टेरियर, तो आगे का जो है थोड़ा पतला होता है पार्ट। फ्रेशली एक्सक्रीटेड वर्म इज येलोइश पिंक इन कलर, मतलब तुरंत जो बनता है एडल्ट वो कैसा होता है, येलोइश पिंक कलर का होता है, विच ग्रेजुअली चेंजेस टू व्हाइट, धीरे धीरे वो क्या होगा, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। ये जो है स्केरिस का डायग्राम। इससे पहले भी मैंने जनरल कैरेक्टर जो आपको बताया था, जनरल फीचर बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास थी निमेटो हेलमिंथीज की या एसके हेलमिंथीज कहिए आप, उसमें मैंने मेल और फीमेल स्केरिस को दिखाया था। अब इसमें जो है आपको पता ही होगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, कमेंट बॉक्स में बताना, ये है फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड नंबर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। उस दिन मैंने पहचानने के लिए आपको जुगाड़ बताया था। तो ये टॉप पे इंटीरियर पार्ट में माउथ होगा, देन उसके बाद में एक्सक्रेटरी पोर होता है जिसके थ्रू जो मल पदार्थ है, मतलब इसका उत्सर्जी पदार्थ होते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, उसको बाहर किया जाता है। ये फीमेल, सॉरी अब तो पता चल ही जाएगा, यहाँ पे फीमेल गोनोपोर। वैसे भी जो लार्ज होता है फीमेल जो है थोड़ा लार्जर होती है मेल से, ऐसे ही पहचान सकते हो। और मेल में जो पोस्टेरियर एंड है वो थोड़ा कर्व होता है, ये पहचान है। पहली बात, मेल छोटा फीमेल बड़ा होगा, और दूसरी बात क्या है, पहचानने का क्या अंतर है, डिफरेंस है, मेल का जो पोस्टेरियर पार्ट है वो क्या होता है, कर्व होता है थोड़ा सा। तो ये फीमेल गोनोपोर है। यहाँ पे एनस है, मतलब दो अलग अलग ओपनिंग्स है, दो नहीं तीन है, इसमें तीन ओपनिंग होती है, फीमेल में तीन। माउथ भी है ना, माउथ भी एक ओपनिंग है, दूसरा गोनोपोर हो गया और तीसरा एनस हो गया। लेकिन इसमें जो है ओनली 2 ओपनिंग्स होती है, एक क्लोका हो गया आपका ये, और दूसरा माउथ हो गया। एक्सक्रेटरी पोर इसमें भी होगा, तो इसको भी अगर देख लिया जाए तो 4 पोर हो जाएंगे इसमें। टोटल पोर बॉडी में कितने होंगे, 4 होंगे, और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ 3 पोर हो जाएंगे, एक माउथ और दूसरा एक्सक्रेटरी पोर और तीसरा क्लोका। यहाँ पे पेनियल स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पेनियल स्पिक्यूल पाए जाते हैं। ये टेल है, आपको पता ही दिख ही रहा है कि वो टेल है। तो एडल्ट की मार्फोलॉजी में बस आपको ये डायग्राम इसका याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से क्वेश्चन आता है और आपको डायग्राम बनाना भी है। बिल्कुल सुंदर चित्रकारी करनी है आपको, बढ़िया सी कलाकारी करके एक चित्र बनाना है आपको स्केरिस का। द वर्म इज सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होता है। एडल्ट मेल जो होता है 50 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3 to 4 नैनोमीटर इन डायमीटर। टेल कैसी होती है, कर्व्ड होती है। एडल्ट फीमेल जो होती है वो लॉन्ग होती है थोड़ा कंपेरेटिवली, तो यहाँ पे 20 to 40 सेंटीमीटर लेंथ होगी और 2 से 6 मिलीमीटर डायमीटर में होता है। और इसकी टेल जो है स्ट्रेट होती है, यहाँ पे लिखा है टेल कर्व होगी मेल की और इसकी टेल स्ट्रेट होगी। तो ये मेन डिफरेंस होता है।
अब हम बात करते हैं इसके एग की। अंडा जो होता है, स्केरिस एग इज राउंड और ओवल, गोल गोल होते हैं और अंडाकार होते हैं, ओवल होंगे या राउंड होंगे। 16 to 40 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, 16 to 40 में लेंथ और विड्थ देखा जाए। थिक ब्राउन सेल ऊपर से चढ़ी होती है एग के ऊपर, आपको पता है हर एक एग के ऊपर एक सेल होती है। यहाँ पे देखिए अंदर में ये एग है, यहाँ पे ये वाला, और बाहर में क्या है, कवरिंग चढ़ी हुई है, ठीक है। बहुत ही मोटी थिक ब्राउन सेल होती है एंड हैव रफ सरफेस, इट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट। आप सोचिए भाई इस एग के अंदर क्या बनेगा, इस एग के अंदर स्केरिस का जन्म होगा, स्केरिस बनेगा। तो ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है, वो भले ही ये पैरासाइट है लेकिन है तो एक जीव ही। तो ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी के बच्चे को सुरक्षित रखने का जुगाड़ बनाया है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, 9 मंथ्स तक मम्मी की गोद में रहता है बच्चा, रहता है ना, तो सुरक्षित रहता है। तो शिशुओं की सुरक्षा ईश्वर ने किसी न किसी प्रकार से हर किसी को दी। तो यहाँ पे जो एग है इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, थिक ब्राउन सेल होती है एंड हैव रफ सरफेस। इसमें रफ सरफेस मतलब देखिए इस तरीके से स्पाइन लाइक निकले होते हैं, ठीक है। तो ये जो है रफ सरफेस होता है। इट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट, ये इन्फेक्टिव फॉर्म है। अनफर्टिलाइज्ड एग की बात करें तो लार्ज होता है, मोर इलोंगेट होता है और इतने माइक्रोमीटर तक होता है। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो वाइड होगा, गोल हो जाएगा और गोल्डन ब्राउन कलर का होगा। कैसा होगा, गोल्डन ब्राउन कलर का। यहाँ पे फर्टाइल एग दिखाया गया है। ये टोटल 4 स्टेजेस हैं, ये अनफर्टाइल है, ये फर्टाइल है। तो इनमें देख लीजिए आप, ठीक है। एम्ब्रियोनेटेड यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये 4 टाइप के एग बनाए हुए हैं स्केरिस लुम्ब्रिगाइट्स के। तो इसको आप लोग डायग्राम इसका भी बना लेना। लाइफ साइकिल जो है काफ़ी छोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, ठीक है। जितनी भी बातें मैंने इसमें लिखी हैं बस उतना ही आपको नोट करना है, इससे ज़्यादा और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। द लाइफ साइकिल ऑफ स्केरिस कंप्लीट्स इन अ सिंगल ह्यूमन होस्ट। अडल्ट वर्म लाइव इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है भाई। देखिए इसमें कहाँ से शुरू करें, यहाँ से मान लीजिए कि जो लैंड है टेरेस्ट्रियल, मिट्टी में, सॉइल में एग पड़े हुए थे, उसको अनफर्टिलाइज्ड एग जो है फर्टिलाइज होगा। देन क्या होगा, इन्फेक्टिव स्टेज में आएगा, इन्फेक्टिव लार्वा बनेगा और वो लार्वा मिट्टी, ये सब मिट्टी में ही हो रहा है, सॉइल के अंदर ही। अगर वो सॉइल कंटेमिनेटेड कोई फूड वाटर आप ले रहे हो जिसमें कि इन्फेक्टिव लार्वा है, तो इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन विद फूड आपने उस मिट्टी से, इसीलिए तो हम स्वच्छ पानी पीते हैं। ज़्यादातर पानी जो इन्फेक्टिव मिट्टी है वो कंटेमिनेटेड फूड वाटर से के थ्रू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऐसी चीज़ें जो खुले में होती हैं उनको हमें नहीं खाना चाहिए। हो सकता है मक्खी या कोई अन्य कीड़ा हो जो मिट्टी में बैठा हो और उठ के इस पर बैठ जाए। और ये जो एग होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर के होते हैं। अभी आपने देखा साइज, स्केरिस भले ही बड़ा होता है लेकिन एग जो इसके छोटे होते हैं, तो ये जो है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और कंटेमिनेटेड फूड वाटर अगर आपने इंजेस्ट किया तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर जैसे ही ये लार्वा अंदर जाएगा ह्यूमन में, तो कहाँ जाएगा, सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में। रीचेस ड्यूडेनम, पेनिट्रेट इट्स वॉल एंड गो टू ब्लड, तो ये ब्लड तक पहुँच जाएगा। सबसे पहले आंत में जाएगा, आपकी छोटी आंत ड्यूडेनम में, जो ग्रहणी जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम पार्ट उसमें, और वाल को पेनिट्रेट करके सीधा ब्लड वेसल्स में घुस जाएगा। माइग्रेट टू लंग्स, फ्रॉम हियर दे आर कफ्ड अप और swallow अगेन। फाइनल डेवलपमेंट इन स्मॉल बोवेल, तो स्मॉल बोवेल में इसका फाइनल डेवलपमेंट होता है। देन उसके बाद में ये एग प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, जब मैच्योर हो जाएगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा मनुष्य के अंदर ही। फिर ये क्या करेगा, एग का प्रोडक्शन करेगा और फीसेस के थ्रू वो एग बाहर सॉइल में आएंगे और फिर से वही लाइफ साइकिल चालू हो जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति गंदगी या गंदी चीज़ों को यूज कर रहा है या फिर स्वच्छता नहीं बरत रहा है, बाहर की खुली वस्तुएं यूज कर रहा है, तो क्या होगा, कंटेमिनेटेड फूड वाटर के थ्रू इन्फेक्शन होगा और फिर से वही लाइफ साइकिल चलेगी। अब एग जो होता है, अब इसके डेवलपमेंट और
टोटल जो इसका डेवलपमेंट है उसको हम 5 पार्ट में पढ़ेंगे। स्टेज फर्स्ट है एग इन फीसेस, तो फीसेस के थ्रू मल के साथ सॉइल में जो एग आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले सेक्सुअली मैच्योर फीमेल प्रोड्यूसेस अ मेनी एज 2 लाख एग्स पर डे। सोचिए, समझिए अच्छे से। यहाँ देखिए, ये जो है फाइनली डेवलपमेंट इन स्मॉल बोवेल कंप्लीट हो गया। अब जो फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर फीमेल स्केरिस होगा, फीमेल स्केरिस तुम्हारे बॉडी के अंदर, सॉरी तुम्हारे क्यों, जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके बॉडी में होगा, तो फीमेल के बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, 2 लाख एग पर डे, 2 लाख एग पर डे प्रोड्यूस करेगी। और इतने एग एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो आपका है, मल है, उसके थ्रू बाहर आएगा, फीसेस के थ्रू बाहर आएगा सॉइल में, विच आर सेड अलोंग विद फीसेस इन अनएम्ब्रियोनेटेड फॉर्म, दे आर नॉन इन्फेक्टिव। हालांकि इन्फेक्टिव नहीं है क्योंकि सॉइल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएंगे इन्फेक्टिव लार्वा में। ठीक है। सेकेंड स्टेज है डेवलपमेंट इन सॉइल, सॉइल के अंदर ही डेवलप करेंगे। एम्ब्रियोनेशन अकर्स इन सॉइल एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, याद रखना है 25 डिग्री सेल्सियस, विद सफिशिएंट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो इसके ग्रो करने, अब सॉइल में आ गया है, अब वहां पे डेवलपमेंट चालू होगा अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस मिल जाए, सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए, भाई नमी होनी चाहिए थोड़ी सी सॉइल में, उतनी तो होती है। और नमी में मिट्टी के अंदर सॉइल में लगभग टेम्परेचर भी इतना रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडी की बात ना की जाए तो। और इंडिया में तो जनरली 1-2 महीने छोड़ दीजिए आप बीच में, बाकी हमारे यहाँ तो हमेशा इस तरीके का मौसम रहता है। और ऑक्सीजन भी अवेलेबल रहती ही है डायरेक्ट एनवायरनमेंट में, आपको पता ही है। तो आराम से इजली ग्रो कर जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है, ह्यूमन इन्फेक्शन एंड लिबरेशन ऑफ लार्वा। अब जो है ये जो डेवलप हो जाएगा, इन्फेक्टिव लार्वा डेवलप विद इन एग इन अबाउट 3 to 6 वीक। मतलब जब ह्यूमन बॉडी से बाहर फीसेस के थ्रू आएगा तो सॉइल में ऑप्टिमम कंडीशन मिलने के बाद लगभग 3 से 6 हफ्ते के अंदर क्या होगा, ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, एग के अंदर ही लार्वा बन जाएगा। फिर ये लार्वा अगर किसी भी तरह ह्यूमन के अंदर पहुंचा, जो भी लाइफ साइकिल में मैंने दिखाया था कंटेमिनेटेड फूड वाटर के थ्रू, तो मनुष्य के अंदर क्या होगा, वो एग जो है एग फूट जाएगा, फट जाएगा और उसके अंदर से लार्वा मोचित हो जाएगा कि कहाँ पे, बॉडी के अंदर ही। ह्यूमन गेट इन्फेक्शन विद इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रायोनेटेड एग contaminated food and water के थ्रू within embryonated state inside egg, first stage larva develop into second stage larva। अब ये जो आपका लार्वा है वो बाहर निकलने वाला है। दिस सेकंड स्टेज लार्वा इज नोन एज रेप्टिफॉर्म लार्वा। ठीक है, तो ये नाम आपने इससे पहले वाले लेक्चर में भी सुना था। सेकंड स्टेज लार्वा इज स्टिमुलेट टू हैच आउट by the presence of alkaline pH in small intestine and solubilization of its outer layer by bile। तो जैसे ही अंडा के अंदर जो एग है, एग के अंदर जब रेप्टिफॉर्म लार्वा बन जाएगा, डेवलप्ड लार्वा, तो क्या होगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बाइल जूस भी मिलेगा, पित्तरस, और एल्कलाइन पीएच होता है, आपको पता ही है, लगभग 7.8 पीएच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उस पीएच में जो है इसको दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम होता तो लार्वा एग से बाहर आता मर जाता, लेकिन यहाँ पे सब कुछ फेवरेबल दिख रहा है। तो बाइल जूस एक्शन करेगा आउटर लेयर पे, तो उसका जो एग है वो फट जाएगा और ये अल्कलाइन मीडियम में मोचित हो जाएगा आपका एग बाहर। अब क्या होगा, स्टेज 4 है माइग्रेशन ऑफ लार्वी थ्रू लंग्स। Hatched out larvae penetrate the intestinal wall and carry to liver through portal circulation। portal vein होती है, आपने पढ़ा portal circulation। It then travels via blood to heart, blood to heart तक जाएगा, and to lung। फिर heart से क्या होगा, pulmonary artery के थ्रू heart से कहाँ जाएगा, lung में जाएगा by pulmonary circulation। pulmonary circulation जो है उसमें भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, 2 सर्कुलेशन है इसमें,
हार्ट से लंग तक पल्मोनरी आर्टरी जाएंगी और फिर लंग से हार्ट तक पल्मोनरी वेंस जाती है, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। विद इन 4 to 7 days ऑफ इन्फेक्शन द लार्वा इन लंग्स मोल्ड्स ट्वाइस और enlarge and breaks into alveoli। अब आप बात समझिए तो अच्छे से, आपको इतनी स्वच्छता क्यों बरतनी चाहिए? आपका दिल, जिसको दिल कहते हो, हृदय जो है हर्ट, उस दिल के अंदर, आपके उस हर्ट के अंदर केचुए जैसे कीड़े घुस जाए, अच्छा लगेगा? अब स्वच्छता रखोगे ना, अब खुले में रखे समोसे नहीं खाओगे ना, तो ये सब चीजें समझा करिए आप। और ये आसानी से हो जाती है बीमारियां। हार्ट में भी घूम रहा है, आपके फेफड़े में, लंग्स में घूम रहा है ना, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, स्वच्छता बरतिए। स्टेज 5 है री एंट्री टू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वहां से क्या करेगा? हार्ट और लंग में शेयर कर लिया, ऐसे लग रहा है कि एग के अंदर लार्वा बैठ के बॉडी के अंदर गया था हमारे, और वहां क्या कर रहा है? अमेरिका की सैर समझ के घूम रहा है पूरी बॉडी, और फ्री का यातायात, कोई पैसे नहीं पड़ने वाले, ब्लड सर्कुलेशन में आराम से बैठ गया, ठीक है, और अच्छे तरीके से लग रहा है कि ट्रेन में सफ़र कर रहा है, समझे? तो आराम से बिना किसी प्रेशर के ब्लड सर्कुलेशन के साथ मूव कर रहा है। हार्ट में घूम रहा है, कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब जो है दोबारा से री एंट्री करेगा कहाँ? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम एल्वेलाई, एल्वेलाई कहाँ होंगी? लंग्स में। द लार्वी देन पास अप थ्रू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में जाएगा। मतलब ये आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चित्रकारी तो नहीं आती है, लेकिन काम आपका शायद चल जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? आपको पता है फेफड़े की संरचना, ठीक है? लंग्स का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? थोड़ा यहाँ से यहाँ पे हम एक ठो बना दे रहे हैं लंग, ठीक है? इस तरीके से कुछ आपका फेफड़े होते हैं, आपके लंग्स होते हैं। अब ये जो फेफड़े हैं, इसमें क्या होते हैं? कई सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, इस तरीके से होते हैं ना, इस तरीके से डिवाइड होते हैं ना। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है, इसमें अल्वियोलाई लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? अल्वियोलाई लगे होते हैं, बहुत सारे अल्वियोलाई लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? अल्वियोलाई लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे अल्वियोलाई लगे होंगे, यही है अल्वियोलाई। अब ये जो अल्वियोलाई हैं, अल्वियोलाई से कहाँ रीच करेगा? अल्वियोलाई से ये ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई, फिर कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई से ट्रेकिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई एंड इनटू ट्रेकिया। ये क्या है? ये ट्रेकिया है। देन स्वेलो, मतलब ये फूल जाएगा भाई, इसमें जमा होने लगे। द लार्वी पास डाउन द ओइसोफेगस। अब आपको पता है यहीं से पीछे से एक तो क्या निकली रहती है? ओइसोफेगस भी निकली रहती है। क्या निकली रहती है? ओइसोफेगस। और वही ओइसोफेगस जो है आपकी, वो आगे चलकर आमाशय बनाती है। क्या बनाती है? जे शेप का आमाशय बनाती है। और ये आमाशय जो है, आमाशय फिर क्या बनाता है? आमाशय लीड्स टू ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट चालू हो जाएगा इस तरीके से। यहीं पे आके आपका एक ठो क्या होता है, यहाँ पे पत्ती जैसी संरचना होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? अग्न्याशय बोलते हो। पैंक्रियाज, क्या होता है? पैंक्रियाज। इस तरीके से यहाँ पे एक पैंक्रियाज आपका प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बात समझ में आ रही है? मैं ऐसे ही थोड़ा डायग्रामेटिक आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपका जो है वो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। क्या है? लीवर होता है। और यहाँ पे एक गाल ब्लेडर होगा। क्या होगा? पित्ताशय होगा। ये दोनों आती हैं, फिर क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट। और एक कॉमन बाइल डक्ट इधर जाती है, तो ये किससे जुड़ती है? ये जुड़ती है अग्न्याशय से, पैंक्रियाज से, और दोनों ये सभी एक साथ मिलके ओपन हो जाती है ड्यूडेनम में। कहाँ ओपन होती हैं? ड्यूडेनम में। तो ये सब आपको फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इसीलिए फिजियोलॉजी जो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो आपको पहले ही पढ़ा दी गई है।
सेकेंड सेमेस्टर में, किसमें, सेकेंड सेमेस्टर में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो वहाँ से ये नॉलेज आपको यहाँ यूज करना है। द लार्वा पास डाउन द ओइसोफेगस, अब यहाँ से ट्रेकिया से घुस जाएगा किसके अंदर, ओइसोफेगस में, तो ओइसोफेगस टू स्टमक, अब ये कहाँ जाएगा, एंड रीच टू स्मॉल इंटेस्टाइन वंस अगेन, इसीलिए मैंने पूरा ये बना दिया है। एल्वियोलाई से निकल के ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया टू ओइसोफेगस, ओइसोफेगस लीड्स टू स्टमक, तो स्टमक में जाएगा, देन उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली वापस आ जाएगा। समझ में आया? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ एस्केरिस एंड इट्स कॉलोनीज हियर, मतलब इसकी जो कॉलोनी है वो यहीं पे सारे के सारे एस्केरिस रह रहे हैं, और एक हैबिट जो नेचुरल हैबिट होता है इसका, नॉर्मल हैबिट बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पे रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने बताया आपको रीजन, क्योंकि हर जीव को खाना चाहिए, क्योंकि ये पैरासाइट है कि इसलिए इसको फूड चाहिए, तो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, कोई मेहनत नहीं करनी, तो वहीं पे अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब खाना पीना सब वहीं मिल रहा तो पूरे बॉडी में घूमने की क्या जरूरत, तो वही समस्या, खाने पीने के बाद में पचाना भी पड़ता है ना, तो इसलिए सैर तो करना ही पड़ेगा, और फ्री का जब साधन मिल गया तो पूरे बॉडी में टहल घूम के आ रहा है, देन उसके बाद में जब भूख लगेगी तो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस आएगा। जैसे हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, ओवरऑल घूम के लास्ट में फिर घर वापस आते हैं, तो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। विद इन इंटेस्टाइन पैरासाइट मोल्ड्स ट्वाइस एंड मैच्योर इनटू अडल्ट वर्म, अब ये लार्वा अडल्ट वर्म में बदल जाएगा, घूमते घूमते बुढ़ा हो गया। अब उसका, जैसे कि हम लोग छोटे थे तो कैसे दिखते थे, अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो हमारा शरीर और जो ढांचा है सब बदलता जा रहा है ना, वैसे ये भी बदल गया घूमने के बाद। सेक्सुअल मैच्योरेशन अकर्स विद 6 to 10 weeks एंड द मैच्योर फीमेल डिस्चार्ज इट्स एग्स इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन एक्सक्रेटेड अलोंग विद फेसियस एंड कंटिन्यूइंग द लाइफ साइकिल, मतलब अब ये जो है लगभग 6 से 10 हफ्ते बाद क्या होगा, बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन वापस आने के बाद 6 से 10 वीक के बाद में क्या होगा, मैच्योर हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन के लायक हो जाएंगे। तो यहाँ जो फीमेल स्केरिस है वो इसी के अंदर, ये जो है आपका इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, क्या बोलते हैं, खाली जगह जो है इसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में एग प्रोड्यूस करना चालू कर देगी, कितने दिन में, 2 लाख, लगभग 2 लाख एग पर डे। द लाइफ स्पैन ऑफ पैरासाइट इज 12 to 18 months, मतलब ये स्केरिस जो है 12 से 18 महीने तक जीता है। समझिए, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो 18 महीने, 1.5 साल तक रहेगा अंदर, तो कितना खतरनाक होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना है, इस तरीके से होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या करता है, देखिए एक तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये ह्यूमन बॉडी है। हम बात कर रहे हैं, देखो ये नॉन फर्टाइल है और ये फर्टाइल है, सॉइल के अंदर ही फर्टाइल हो जाता है विद 1 सेल, और देन उसके बाद में डेवलप करता है और बनाता है लार्वा, एम्ब्रियोनेटेड एग विद सेकेंड स्टेज लार्वी, जिसको इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। ये इंजेस्ट किया जाएगा किसके थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड वाटर के थ्रू, और जाएगा ह्यूमन बॉडी में। ये जो लाइन है यहाँ से, इसके बाद ह्यूमन बॉडी का सिस्टम शुरू है। अब ये लार्वा अंदर गया, फिर कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, पहले जाएगा इंटेस्टाइन में, वहां से वॉल को पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से लंग में जाएगा, लंग से ट्रेकिया, ट्रेकिया से फायरिंग्स, फायरिंग से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर क्या करेगा, इन्फेक्शन वहीं पे कॉज करेगा। फिर यहाँ पे मेल और फीमेल हैं, मेल और फीमेल हैं, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, और फीमेल जो है फिर से जो है क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी उतने ही। तो ये लाइफ साइकिल होती है। अब थोड़ा सा हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस जो है नंबर 1, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो ये फीको ओरल रूट होता है, बाय कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स और वाटर, इसके थ्रू जाएगा। पैथोजेनेसिस में इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स इन मैन इज नोन एज एस्केरियासिस। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इसमें मैनेज कर लेना। देयर आर 2 फेज इन एस्केरियासिस, पहला फेज है माइग्रेटिंग लार्वा और दूसरा है एडल्ट वर्म। तो ये मैंने लगभग चीजें आपको बता दी, चलिए फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। द माइग्रेटिंग लार्वा काउजेज पैथोलॉजिकल लेशंस, द
severity of lessons depends upon the sensitivity of host। मतलब ये जो है इसका जब पूरे बॉडी में जब क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, तो इसके कुछ लक्षण बाहर दिखने लगेंगे, कुछ स्किन पे आपको लेसन्स दिखेंगे। अब वो लेसन कितने सीवियर हो सकते हैं, सीवियरिटी ऑफ लेसन डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ होस्ट। मतलब जिस व्यक्ति को डिजीज हुआ है वो कितना सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेकर, उसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, सबका अलग अलग। उसी के हिसाब से उसे दाग धब्बे और स्किन पे बहुत सारी लेसन देखने को आपको मिलेंगे। तो ये जो है इसकी सीवियरिटी जो होती है लेसन की, कितने ज़्यादा चकत्ते होंगे, कितने चौड़े होंगे, रेडिश कलर के हो जाते हैं, ये होस्ट जो है ह्यूमन मनुष्य, उस मनुष्य के संवेदनशीलता पर निर्भर करता है, उसके इम्यून रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ होस्ट एंड नंबर ऑफ माइग्रेटिंग लार्वी पे भी, नंबर ऑफ माइग्रेटिंग लार्वी, कितने लार्वा एक साथ में माइग्रेट कर रहे हैं बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम टू लंग टू हार्ट, ये सब जो है। और न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है उस होस्ट का, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बॉडी के ऊपर लेसन्स कितने खतरनाक होंगे, स्किन लेसन्स। ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड मोल्डिंग थ्रू लंग्स, लार्वी में कॉजेज न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी कर सकता है, और विद लो ग्रेड फीवर, कफ हो सकता है, एंड अदर एलर्जिक सिम्पटम्स। तो ये जो है कुछ प्राथमिक लक्षण होते हैं इसके, माइग्रेटिंग लार्वी से उत्पन्न होते हैं। अडल्ट वर्म जो है वो क्या क्या आपको दिखाएगा लक्षण। फ्यू वर्म इन इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस नो मेजर सिम्पटम्स, अगर थोड़े बहुत हैं तो ज़्यादा तो आपको बाहर पता नहीं चलेगा, जब संख्या इनकी बढ़ेगी अंदर तब दिक्कत होगी। एंड बट सम टाइम गिव एब्डोमिनल पेन स्पेशली इन चिल्ड्रन, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके पेट के नीचे हल्का दर्द होने लगेगा। द अडल्ट वर्म प्रोड्यूस ट्राउमा इन होस्ट टिश्यू एंड द वंडरिंग अडल्ट में ब्लॉक द अपेंडिकल ल्यूमेन और कॉमन बाइल डक्ट एंड इवन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ब्लॉक हो जाएगी, मैंने बताया था आपसे। लार्ज नंबर ऑफ अडल्ट वर्म्स अफेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ होस्ट, भाई ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपका फूड लेंगे, डाइजेस्टेड फूड, तब भी वो सब खा जाएंगे। तुम बाहर से तुम खाते जाओगे, अंदर कोई और ही खा लेगा, तो तुम्हारी जो है बॉडी का न्यूट्रिशन कोई और ही खा जाएगा। बाय रबिंग द न्यूट्रिशन लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन कोई और खा जाएगा तो कुपोषण हो जाएगा। क्या होगा? माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। एंड ग्रो रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ जो है वो रिटार्ड करेगी, मंदित वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कैसी होगी बच्चों की? मंदित, क्योंकि वो डेवलपमेंट की फेज में होते हैं छोटे बच्चे। द मेटाबोलाइट्स ऑफ लिविंग और डेड वर्म आर टॉक्सिक एंड इम्यूनोजेनिक होते हैं। लुम्ब्रिक्वाइड्स आल्सो प्रोड्यूसेस वेरियस एलर्जिक टॉक्सिन, बहुत सारे एलर्जिक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे क्या होगा, एलर्जी हो जाएगी। विच मैनिफेस्ट फीवर, फीवर होगा एलर्जिक रिस्पॉन्स से, और कंजक्टिविटीज एंड इरिटेशन होगा। क्या होगा? कंजक्टिविटीज एंड इरिटेशन। कंजक्टिविटीज मतलब आंखें लाल लाल हो जाएंगी, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, जैसे इस टाइम पे देखियो आई फ्लू चल रहा है, वैसी कंडीशन आएगी एलर्जिक रिस्पॉन्स में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्केरिस इन्फेक्शन इज इन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। सिम्प्टोमेटिक स्केरिस टू टाइप के होते हैं, इंटेस्टाइनल स्केरियसिस और पल्मोनरी स्केरियसिस। पल्मोनरी मतलब वही लंग वाला। इंटेस्टाइनल जो है, इंटेस्टाइनल स्केरियसिस, तो इसमें नाउसिया हो जाएगा, क्रोनिक नाउसिया हो जाता है, वोमिटिंग उल्टी होगी, और कोलिकी एब्डोमिनल पेन, तो ये जो है एब्डोमिनल पेन होगा, पेटवा में दर्द होने लगेगा, पेट के हल्का नीचे भी पेन होगा, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का लोकेशन होता है। ठीक है, तो ये तो शायद आपने अभी बात कर लिया हमने। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग। थोड़ा सा मटेरियल है, इसको और पढ़ लीजिए। जो इंटेस्टाइनल स्केरियसिस है उसमें वोमिटिंग होगी, नाउसिया हो जाएगा, और एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, वेट लॉस होगा, और डायरिया हो सकती है। माइल एब्जॉर्प्शन होगा ऑफ न्यूट्रिशन, माइल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन
ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, हैवी वर्म इन चिल्ड्रन लेड टू इनटू सक्सेप्शन। क्या लिखा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, कुछ लिखा है यहाँ पे, एंड टोटल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, दिख नहीं रहा है सही से। और यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, बाइलरी कोलिक एंड परफोरेशन ऑफ बाइल डक्ट और हिपेटिमोलॉजी, ये कॉम्प्लिकेशंस है। तो समस्याएं ओवरऑल जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें हर जगह लगभग करेगा और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी करेगा, तो अफेक्ट बॉडी को बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पल्मोनरी स्केरियोसिस जो इसमें ट्रांजिएंट इओसिनोफाइल न्यूमोनाइटिस, ठीक है, इसमें जो क्या होगा एलिवेटेड आईजीई क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन बोलते हैं इनको, आईजीई। ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा, डिस्पेनिया, वीजिंग हो जाएगा, फीवर होगा, नॉन प्रोडक्टिव कफ आएगी और चेस्ट में पेन होगा। लैब डायग्नोसिस है इसमें, स्पेसिमेन, इसमें स्टूल का टेस्ट किया जाएगा, माइक्रोस्कोपी हो सकती है, एक्सरे किया जाएगा, ठीक है, सेरो डायग्नोसिस होता है और अल्ट्रासोनोग्राफी की जाएगी एंड सिटी स्कैन। अदर टेस्ट में ब्लड काउंट, सो पेरिफेरल इस्नोफीलिया तो कहीं नहीं छूटेगा, ये हर जगह होगा, इन्फेक्शन कोई भी हो ये तो होगा ही। ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अल्बेंडाजोल जो होता है आपकी टेबलेट, अल्बेंडाजोल सबसे ज़्यादा अगर कोई मशहूर टेबलेट है कीड़ों की तो अल्बेंडाजोल है। 500 mg सिंगल डोज लीजिए, 400 mg वैसे आती है अल्बेंडाजोल, ठीक है। और बहुत छोटे बच्चों के लिए वर्मीसाल नाम से आती है, वर्मीसोल, आगे वर्म लगा है ना, मतलब वर्मीसोल लिखा है ना, वर्म नहीं है लेकिन वर्म जैसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए वर्मीसोल 50 mg आती है एक, 50 mg और एक आती है 150 mg। तो ये वही जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए है, वही 10 साल नहीं 6-7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ठीक रहती है। और फिर 7 से ऊपर 12 से 13 वर्ष तक का बच्चा है तो वर्मीसाल 150 mg, और उसके ऊपर अगर है कोई, उसके ऊपर मतलब जैसे जिसमें हम लोग आ जाते हैं जिस श्रेणी में, फिर वो 13 से लेकर लास्ट तक मतलब समझ रहे होगे ना, तो उसके ऊपर फिर कभी तक देखिए आप, तो वहाँ पे आप 400 mg आती है, जेंटल नाम से आती है, ठीक है, जेंटल 400 mg। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग बिना मतलब भी खा के चेक कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, हर किसी को रहती है। तो साल में 1-2 बार जो है, वर्ष में 1-2 बार ये टेबलेट सबको खा लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं, अगर कभी कोई दिक्कत हुई तो बीच में ही रोक देगा। आप कह रहे होगे सर इतनी दवाइयाँ आपको कैसे पता, तो शायद आपको पता हो कि हमारा जो है एक तो मेडिकल स्टोर चलता है, हम उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ आप हमारे यहाँ दवा लेने आओ, भगवान ना करे आपको लेना पड़े। तो इसमें जो है ये जेंटल 400 ये सब हेल्प करती है। हालांकि आज मुझे याद आ गया काफ़ी दिन बाद, तो कोशिश करूंगा मैं भी एक जेंटल आज शाम को खा लूँ। तो ये जो है 500 mg का सिंगल डोज लिया जाता है। और यहाँ पे मेबिंडाजोल है, ठीक है, ड्यूरिंग चॉइस इसमें लिखा है, कोई भी ड्रग चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस, कोई भी भैया खाइए इसी में से, तो इनके थ्रू ठीक हो जाएगा। वैसे बहुत सस्ती मद्दी टेबलेट्स हैं और गवर्नमेंट भी क्या करती है, इनको बंटवाने का काम करती है। हालांकि वो बात अलग है कि सिस्टम हमारा इतना अच्छा है, करप्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो मेडिसिन हर एक व्यक्ति तक टाइम से पहुंच जाती है। लेकिन कभी कभार जो है भटक जाते हैं कुछ लोग, तो आ जाते हैं, गांव में भी और शहरों में भी वितरित की जाती हैं, ठीक है। तो पता लगाइएगा अगर आपके यहाँ भी कभी इससे पहले जेंटल नाम से हो या कोई दूसरे नाम से, अगर हो सकता है अल्बेंडाजोल फार्मूले की टेबलेट्स बांटी गई। तो आपका स्केरिस लुम्बरिकोइड्स यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में यूनिट 3 के साथ, और आप लोग तब तक मस्त पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए,
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।